तो गाइस आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला लॉन्ग हाउचन किस प्रकार से जिंदा होकर सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करता है और पूरे मानवता का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनता है। तो गाइस सर ने किस प्रकार से लॉन्ग हाउचन को जिंदा किया है मैंने उसको पूरे 2 घंटे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाइट टेंपल का सीन दिखाया जाता है। नाइट टेंपल के एक मीटिंग रूम के अंदर इस समय 2 लोग काफी ज्यादा टेंस माहौल में बैठे होते हैं, जिनमें से पहले व्यक्ति होते हैं लॉन्ग हाउचन के दादाजी लॉन्ग तियानियन एंड दूसरे व्यक्ति होते हैं मास्टर यांग हवान। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन के दादाजी होते हैं वह कहते हैं भाई इस बार हम लोग क्या करें यार, हमारे तो एल लगे पड़े हैं। इस बार का जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन हो रहा है उसमें हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए पावरफुल एल्डर्स तो है ही नहीं। तो गाइस जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन है वो एक टाइप का कंपटीशन है और इसी कंपटीशन के आधार से जो टेंपल्स हैं, टोटल 6 टेंपल्स हैं ना, उनकी रैंकिंग को निर्धारित किया जाता है। जैसे नाइट टेंपल जो नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करता है। पिछला जब टेंपल गैदरिंग कंपटीशन हुआ था तो सभी टेंपल्स के पावरफुल एल्डर्स और लीडर्स को हराकर नाइट टेंपल ने नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया था। लेकिन इस बार नाइट टेंपल के तो समझे लगे पड़े हैं। तो यही बात लॉन्ग हाउचन के दादाजी लॉन्ग तियानियन मास्टर यांग हवान से बोलते हैं, हमारी नाइट टेंपल में जो 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो एक मैं हूँ, एक आप हैं, साथ ही साथ मेरा बेटा यानी लॉन्ग हाउचन के फादर हैं। बट जब से वह ना डीमन सिटी से वापस आया है तब से वो पता नहीं डीमन रजिस्ट्रिंग माउंटेन में एकदम पी कर लेटा रहता है, मतलब उसको जैसी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो गाइस लॉन्ग हाउचन के फादर ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उनके दिल के अंदर अभी भी पछतावा है, क्योंकि डेमन गॉड एम्परर जब लॉन्ग हाउचन को जान से मार रहा था तो लॉन्ग हाउचन के फादर वहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े थे। गाइस ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। लॉन्ग हाउचन के दादाजी बोलते हैं इस बार का जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मुद्दा उठा है कि जितने भी टेंपल्स मौजूद हैं उन सभी को एकत्रित कर लिया जाए और उनका एक नया गठबंधन बना दिया जाए। और उस गठबंधन का जो लीडर होगा वो समझो पूरे गठबंधन को लीड करेगा और मानवता को डीमंस के खिलाफ लड़ने में सहायता प्रोवाइड करेगा। तो गाइस राजनीति हर जगह होती है, चाहे वो इंसानियत के लिए हो चाहे वो डीमंस के लिए हो। तो यहाँ पर ये जो नया गठबंधन बनना है ना उसमें 2 सबसे बड़े उम्मीदवार हैं कि यही 2 टेंपल्स इस नए गठबंधन को लीड करेंगे, जिनमें से पहला है नाइट टेंपल एंड दूसरा है मेष टेंपल। मेष टेंपल हमेशा ही सही सेकंड रैंक लाता था, लेकिन इस बार नाइट टेंपल थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। साथ ही साथ मेष टेंपल के जो इस समय पैट्रियार्च हैं ली सेंगजी। तो गाइस ली सेंगजी मेष टेंपल का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर और मेष टेंपल का लीडर, साथ ही साथ इंसानियत का दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर। तो गाइस पहले पर कौन है? तो पहली पर ना इसी कंपटीशन में वो बंदा पार्टिसिपेट करेगा जब लॉन्ग हाउचन के वो खतरनाक एंट्री को देखेगा ना तो इंसानियत का नंबर 1 कल्टीवेटर लॉन्ग हाउचन को चैलेंज करने के लिए आएगा। तो थोड़ा सा सस्पेंस रहता है तो मजा आता है ना। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गाइस जो ली सेंगजी है ना वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ली सेंगजी इस समय मेष टेंपल को लीड कर रहा है, जिसकी वजह से ना मेष टेंपल का बहुत ज्यादा भयानक पावर्स बढ़ चुकी है और ली सेंगजी की पावर 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर चुकी है। मैंने नॉवेल्स को आगे पढ़ लिया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ली सेंगजी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है। तो इस बार नाइट टेंपल में केवल एक ही पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है और वो है लॉन्ग हाउचन के दादाजी। तो लॉन्ग हाउचन के दादाजी भी श्योर नहीं है कि वो ली सेंगजी को हरा पाएंगे और नाइट टेंपल की तरफ से लॉन्ग हाउचन के फादर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और मास्टर यांग हवान भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए नाइट टेंपल में काफी ज्यादा टेंस माहौल मौजूद है कि अगर नाइट टेंपल से फर्स्ट पोजीशन को हासिल नहीं कर पाता है और मेष टेंपल को नहीं हरा पाता है तो जो बाकी टेंपल्स मौजूद हैं वो लोग तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसी को ना इस नए गठबंधन का लीडर बनाएंगे। नाइट टेंपल अपनी फर्स्ट पोजीशन भी खो देगा, साथ ही साथ नए गठबंधन का लीडर भी नहीं बन पाएगा। इसलिए थोड़ा सा नाइट टेंपल में काफी ज्यादा एकदम टेंस माहौल मौजूद है कि अपनी तरफ से किसको फाइट करने के लिए उतारा जाए मैदान में। तभी गाइस कमरे के अंदर एक नाइट एंट्री करता है और वो नाइट काफी ज्यादा थोड़ा जल्दी में था, इसलिए वो तुरंत दोनों के सामने झुक जाता और कहता है
बाहर एक मास्क लगाया हुआ बंदा आया था और उसने ये टोकन दिया है और सीधे वो जो नाइट होता है उस टोकन को अपने हाथ में निकालकर उन दोनों की तरफ दिखा देता है। जैसे यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन के दादाजी एंड मास्टर यांग हाउआन इस टोकन को देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं और कहते हैं ये और गाइस इसी के साथ हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और मेष टेम्पल के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लीड शैंक्सी होते हैं वो मेन चेयर पर बैठे होते हैं और उनके चारों तरफ बहुत सारे एल्डर्स होते हैं। मेष टेम्पल के लीड शैंक्सी बोलते हैं कि साथियों इस बार तैयार होना, मैंने भी अपनी ताकतों को काफी ज्यादा ढंग तक छुपाए रखा है लेकिन अब समय आ चुका है अपनी ताकत को इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में दिखाने का। तो इस बार जो हमारा मेष टेम्पल है वो इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन के नंबर 1 पोजीशन को हासिल करेगा और यहाँ पर जो नया गठबंधन है उस नए गठबंधन का कमान संभालेगा। और मैं ली शैंक्सी अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि इस नए गठबंधन की आर्मी को लीड करते हुए डेमंस के खिलाफ लड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो वहाँ पर जो मेष टेम्पल के सभी एल्डर्स होते हैं वो भी हमें सिर आते हैं कि हम भी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल करने के लिए। तभी कुछ एल्डर्स बातें करते हैं, भाई ये बुड्ढा अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं समझ रहा है। यहाँ पे जो डेमन गॉड है जब 2-3 थपड़ा इसको धर देगा ना तो वैसे इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो फिर कैसे में वॉरियर टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। वॉरियर टेम्पल के भी अंदर एल्डर्स की मीटिंग बैठी हुई थी जहाँ पर जो मेन सीट पर होते हैं वो बैठे होते हैं एल्डर क्वीन होंग हाउ और यही वॉरियर टेम्पल के पैट्रियार्च होते हैं। तो वो भी अपने सभी एल्डर्स से बोलते हैं कि हमें मेष टेम्पल की तरफ से ऑफर आया है कि हम मेष टेम्पल का सपोर्ट करें। अगर हम मेष टेम्पल का सपोर्ट करते हैं तो नया गठबंधन का लीडर अगर मेष टेम्पल बनता है तो उन्हें इस नया गठबंधन में काफी ज्यादा अच्छी खासी पोजीशन को ऑफर किया जाएगा। तो किसी एल्डर्स को ऐसी आपत्ति है कि नहीं भाई हमें मेष टेम्पल का सपोर्ट नहीं कर नाइट टेम्पल का सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन के बीच में सपोर्ट होगा। जैसे जो टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन हो जाएगा जो टेम्पल फर्स्ट पोजीशन को हासिल करेगा, लेट्स सपोज मेष टेम्पल ने नाइट टेम्पल को हरा दिया और फिर मेष टेम्पल नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लेता है तो यहाँ पर बाकी जो टेम्पल्स है ना तो वो लोग वोट करेंगे कि नए गठबंधन का लीडर कौन होगा। तो अगर नाइट टेम्पल हार जाता है तो जो बाकी टेम्पल्स है ना वो लोग नाइट टेम्पल को क्यों चुनेंगे कि एक कमजोर को अपना लीडर कौन ही मानता है। तो बहुत सारी वोट से सीधे मेष टेम्पल के फेवर में गिरेंगे और मेष टेम्पल को इस नए गठबंधन का लीडर चुन लिया जाएगा। तभी अचानक से वॉरियर टेम्पल में एक आवाज गूंजती है, मुझे इस बात से खेद है। आसपास के सभी एल्डर्स उस आवाज की तरफ देखते हैं। वहां पर एक अजीब सी वॉरियर होती है जिसने अपने पूरे चेहरे और पूरे बदन को ढका हुआ होता है। यहाँ पर मेष टेम्पल के सभी एल्डर्स यहाँ तक कि जो लीडर किंग आंग हाउ होते हैं वो भी इस अजीब सी वॉरियर को देखकर काफी ज्यादा शौक में होते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्डर्स की मीटिंग चली है और ये पूरा सबसे ज्यादा सेफेस्ट एरिया है वॉरियर टेम्पल का। और यहाँ पर एक बंदा सीधे इनके मीटिंग एरिया में घुस आया और इन लोग को कोई आइडिया भी नहीं लगा। इसलिए वहां पर जो एल्डर किंग आंग हाउ होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और सीधे गुस्से में खड़े होते हैं और उस वॉरियर की तरफ देख कर कहते हैं, तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर्स की मीटिंग में ऐसे दखलंदाजी करने की और आखिर तुम यहाँ पर पहुंची कैसे। इसी के साथ वह सीधे उस वॉरियर पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं। गाइस एल्डर क्यूंगोंग और वॉरियर टेम्पल के लीडर होते हैं और उनकी पावर लेवल 9 की काफी ज्यादा खतरनाक स्तर पर होती है। तो उनका अटैक भी कोई नॉर्मल नहीं होगा, एकदम आसमान को चीरता हुआ उनका मुक्का सीधे उस वॉरियर की तरफ बढ़ने लगता है। वो वॉरियर भी सीधे अपने ऐसे पंच को उठाते और धड़ाम से एल्डर क्यूंगोंग हाउ के पंचेस से पंचेस टकराते हैं। वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है लेकिन हमें वहां पर काफी ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट को दिखाया जाता है। जो वॉरियर टेम्पल के लीडर होते हैं वो सीधे ही 10 कदम पीछे चल जाते हैं और वो जो वॉरियर थी वो केवल 5 ही कदम गई थी। इस नजारे को देखकर वॉरियर टेम्पल के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर क्यूंगोंग हाउ ने एक बार नोटिस किया था कि इस बंदी की आवाज कुछ ना कुछ तो फैमिलियर लग रही है और ये बंदा पहले से ही लेवल 9 का एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन चुका है। वॉरियर टेम्पल के सभी एल्डर्स हिले हुए थे क्योंकि वो लोग भी वॉरियर टेम्पल के लीडर को इस तरह से पीछे हटाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसलिए वहां पर जो वॉरियर टेम्पल के लीडर होते हैं वो भी थोड़ा सा शांत करते हैं। और वॉरियर टेम्पल के लीडर ने एक बात नोटिस किया था कि इस वॉरियर ने जब उन पर अटैक मारा था तो थोड़ा सा भी जानलेवा इरादा नहीं प्रकट हुआ था। इसलिए वो उस वॉरियर से पूछते हैं कि वॉरियर तुम आखिर हो कौन है।
और मैं जितना तुम्हारे बारे में आइडिया लगा सकता हूँ, तुम वॉरियर टेम्पल के कोई पावरफुल एल्डर तो हो नहीं। वहाँ पर जो वॉरियर होता है वो सीधे माइंड टू माइंड है। जो वहाँ पर एल्डर क्विंगोंग होते हैं, जो गाइस लीडर होते हैं, उनके पास एक संदेश भेजता है। जैसे वो इस संदेश को सुनते हैं, वॉरियर टेम्पल के लीडर काफी ज्यादा हिल जाते हैं और तुरंत वो जो मीटिंग चल रही होती है वो सभी एल्डर से बोलते हैं, सारे लोग आज मीटिंग को बर्खास्त कर दिया जाता है और यहाँ पर किया हुआ है कोई भी इस चीज को बाहर नहीं बताएगा, इस सारे मामले को गुप्त रखा जाए। वॉरियर टेम्पल के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हिल जाते हैं कि भाई आखिर इस वॉरियर ने हमारे लीडर को क्या बताया जो इतने ज्यादा उनकी भावनाएं टेंस हो गए। बट वो लोग कुछ पूछते उससे नहीं, सीधे उस कमरे से बाहर चल जाते हैं। वहां पर जो एल्डर क्विंगोंग होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसपास एक शील्ड बना लेते हैं, जिससे जो भी इनके बीच में बातें हो वो इसी शील्ड के अंदर दब जाए, किसी को सुनाई उनाई ना दे। और फिर वहां पर एल्डर क्विंगोंग बोलते हैं, वांग युआन युआन, ये तुम हो, फाइनली तुम वापस आ चुकी हो। आखिर तुम 4 सालों से थी कहाँ? और तुम्हारी ताकत तो पहले से लेवल 9 के काफी ज्यादा भयानक स्तर तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि तुम मुझसे भी लड़ने में सक्षम हो, ये काफी ज्यादा भयानक एक बात है। तो गाइस ये जो वॉरियर थी वो वांग युआन युआन थी। वांग युआन युआन अपने चेहरे पर से अपना वो कवच उतारती है। वांग युआन को देखकर एल्डर क्विंगोंग काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और गाइस यहाँ पर वांग युआन की कल्टीवेशन पहले से लेवल 9 की काफी ज्यादा भयानक स्तर तक पहुंच चुकी है। उसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी है कि वो अपने वॉरियर टेम्पल के लीडर से भी फाइट कर सकती है और उन्हें भी हरा सकती है। तो गाइस समझ रहे हैं वांग युआन की पावर इन 4 सालों में कितनी ज्यादा भयानक बढ़ी है। अगर वांग युआन इतनी ज्यादा भयानक स्तर तक पहुंच चुकी है तो लॉन्ग हाउचेन का कहना ही क्या। तो वहां पर जो वांग युआन होती है वो लीडर क्विंगोंग को बताती है कि मैं ही वापस नहीं आई हूँ, बल्कि हमारा पूरा डीमन हंट स्क्वाड भी वापस आ चुका है। ये बात सुनकर एल्डर क्विंगोंग भी एकदम खुश और शौक भी हो जाते हैं कि भाई तुम सभी वापस आ चुके हो। वांग युआन वॉरियर टेम्पल के लीडर से बोलती है, लीडर दरअसल मुझे आपके सपोर्ट चाहिए। तो वहां पर लीडर बोलते हैं, हाँ वांग युआन बोलो। तो वहां पर वांग युआन बोलती है, कमांडर लॉन्ग हाउचेन चाहते हैं कि इस बार जो वॉरियर टेम्पल है वो हमारा सपोर्ट करे। तो वहां पर जो लीडर क्विंगोंग बोलते हैं वो कहते हैं, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं नाइट टेम्पल का सपोर्ट करूं? तो वहां पर वांग युआन बोलते हैं, नहीं, हम नहीं चाहते कि आप नाइट टेम्पल का सपोर्ट करें, हम चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें। यह बात सुनकर वो एल्डर क्विंगोंग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, एक मिनट, तुम लोग का कहने का मतलब क्या है? कहीं तुम्हारी कहने का ये मतलब तो नहीं है कि इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में जो तुम्हारा डीमन हंट स्क्वाड है वो भी एक अलग ग्रुप बनाकर फाइट करेगा? तो वहां पर वांग युआन हाँ में सिर लाती है। तो गाइस यहाँ पर टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में एक नियम है कि जो 6 टेम्पल्स हैं वो तो इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, लेकिन एक नियम और भी है कि जो टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड रैंक के जो डीमन हंटर स्क्वाड है ना, वो अपना अलग ग्रुप बनाकर इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन यही कर रहा होता है। तो ये बात सुनने के बाद वहां पर जो एल्डर क्विंगोंग होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, भाई तुम लोग क्या ये बातें कर रहे हो, कहीं तुम लोग पागल हो गए तो नहीं हो चुके हो? मैं मानता हूँ वांग युआन तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में पूरे टेम्पल के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर्स यहाँ तक कि जो लीडर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 3 में भी आ पाओगे? तो वहां पर जो वांग युआन होती है वो थोड़ा सा हंसते हुए कहती है, टॉप 3 नहीं, बल्कि यहाँ पर कमांडर का एम है कि हम नंबर 1 पोजीशन को हासिल करें। ये बात सुनकर वहां पर एल्डर क्विंगोंग और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम लोग सच में सोच रहे हो कि तुम सभी टेम्पल्स के सभी पावरफुल एल्डर्स और लीडर को हराकर नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर पाओगे? और फिर वो वांग युआन की कल्टीवेशन को देखते हैं और सोचते हैं, भाई वांग युआन उस लॉन्ग हाउचेन की डीमन हंटर स्क्वाड में एक अच्छी खासी पोजीशन रखती है। अगर वांग युआन लेवल 9 की इतनी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन चुकी है तो लॉन्ग हाउचेन की कल्टीवेशन पावर कितनी बढ़ चुकी होगी? वहां पर जो एल्डर क्विंगोंग होते हैं वह कहते हैं, वांग युआन अगर तुम्हारा डीमन हंटर स्क्वाड इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लेता है सभी टेम्पल्स को हराकर, तो हमारा जो वॉरियर टेम्पल है वो पक्का ही तुम लोग का सपोर्ट करेगा।
लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग आखिर प्लानिंग क्या कर रहे हो? वहां पर वांग युवानिवन बस हंस देती है। तो गाइस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन प्लानिंग क्या कर रहा है। ये जो नया गठबंधन नहीं बन रहा है जहाँ पर 6 टेम्पल्स की सभी आर्मीज को मिलाया जाएगा और एक इंसानियत की सबसे ज्यादा पावरफुल बड़ी आर्मी को बनाई जाएगी। तो लॉन्ग हाउचिन क्या करता है ना, इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल करना चाहता है और फिर इस पूरी आर्मी को अपने अंदर लेकर वह डीमन गॉड एम्परर फैंगसू से फाइट करेगा और उसे मारने की सारी लॉन्ग हाउचिन अब प्लानिंग बना रहा है। यानी गाइस आगे की बैटल्स काफी ज्यादा भयानक होने वाली है। लॉन्ग हाउचिन इस कंपटीशन को जीतने के बाद वो अपने नए लक्ष्य शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करने के लिए बढ़ेगा। तो गाइस आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ।